हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसे कि आपको पता है, हम डी ब्लॉक एलिमेंट को काफी अच्छी तरह से उसकी स्टार्टिंग कर चुके थे, जहां पर हमने एलिमेंट के नाम और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना और उसकी ट्रिक के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले एटॉमिक साइज के बारे में। ठीक है, एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज के बारे में जब बात करते हैं तो जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जो जनरल जो ट्रेड होता है, ठीक है, जनरली जो होता है क्या होता है कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ जब भी आप मूव करते हैं, टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जब भी आप मूव करोगे तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, और जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जब आप मूव करते हो तो साइज के अंदर क्या चेंज आता है, इंक्रीज आता है। ये वो नॉर्मल स्टडी थी जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी। हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो सबसे पहले बात करते हैं 3D सीरीज के लिए। ठीक है, 3D सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो 3D सीरीज के अंदर पहला एलिमेंट कौन सा होगा, देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये आपकी 3D सीरीज के अंदर एलिमेंट होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना था, 21 था, फिर 22 था, वनेडियम 23 था, ठीक, क्रोमियम 24 था, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना था, 30 था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा था और उस स्क्रीनिंग इफेक्ट का एटॉमिक साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने काफी अच्छी तरह से सीखा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट 1 आप देख सकते हो, जहां पर काफी अच्छी तरह से हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट किस तरह से एटॉमिक साइज को अफेक्ट करता है वो हमने वहां पर सीखा था। तो देखो, वहां पर हमने क्या देखा था कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा किसे, स्क्रीनिंग पावर से, तो देन क्या होता है, आपका जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। अगर स्क्रीनिंग पावर इज ग्रेटर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो क्या था, जो एटॉमिक साइज जो था वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके थे। तो देखो, बात करते हैं स्कैंडियम के केस के अंदर। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, 3d1 4s2। इनर ऑर्बिटल के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अच्छी तरह से सील्ड नहीं कर सकता, दैट मींस यहां पर क्या होगा कि जो जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी वो मच ग्रेटर देन होगी किसके, स्क्रीनिंग पावर की। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और स्क्रीनिंग पावर की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। दैट मींस अगर हम यहां से स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक जब हम चलते हैं तो प्रत्येक केस के अंदर क्या होता है यहाँ पर कि इनके अंदर जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग पावर। ठीक है, सील्डिंग पावर के कंपैरेटिवली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो साइज होता है इनका वो यहां पर क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, तो स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक साइज के अंदर क्या चेंज आता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग पावर। उसके बाद आयरन से कोबाल्ट तक जब हम चलते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है कि जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है सील्डिंग पावर के। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाती है, सील्डिंग पावर के। तो एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज जो होगा वो क्या हो जाता है, यहां पर आकर के कांस्टेंट हो जाता है, रुक जाता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। दैट इज इन तीनों का जो साइज होता है वो अप्रोक्स क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, साइज इन तीनों का क्या रहता है, यहां पर इक्वल। उसके बाद कॉपर से चलते हैं जिंक की तरफ। जब कॉपर से जिंक की तरफ हम चलते हैं तो क्या चेंज आया, 3d10
4s1, यहां पर क्या चेंज होता है 3d10 4s2। जो d ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण यहां पर ये इजिली काफी अच्छी तरह से न्यूक्लियस को सील्ड कर लेता है और सील्डिंग पावर का रिजल्ट जो होता है वो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। तो कॉपर से जिंक की तरफ जब भी हम चलेंगे तो साइज क्या होता है इसका यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, साइज क्या होगा इंक्रीज। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो यह क्या होगा आपका कि एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरिएबल। ठीक है ना, क्या होता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट का जो साइज होता है वो क्या होता है बेटा वेरिएबल होता है। कैसे, स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जब हम चलते हैं तो पहले साइज डिक्रीज होता है, उसके बाद आयरन से निकल तक जब चले तो साइज क्या हो जाता है इनका इक्वल रहता है, कांस्टेंट हो जाता है। और कॉपर से जिंक की तरफ जब चलते हैं तो साइज क्या होना शुरू हो जाता है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। देखो यहां पर तो बात की हमने 3D सीरीज की, अगर बात हम 4D सीरीज की करते हैं तो क्या होगा देखो, अब 4D सीरीज की जब बात करेंगे तो 3D सीरीज से आप 3D सीरीज से जब 4D सीरीज की तरफ जब जाते हो तो रूल यही लगता है कि जब हम टॉप टू बॉटम की तरफ जब जाते हैं तो साइज क्या होता है यहाँ पर इंक्रीज। ठीक है, तो 3D से 4D सीरीज की तरफ जब चलेंगे तो साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाता है। परंतु जब 4D से आप 5D सीरीज की तरफ जब चलते हो तो 4D से 5D की तरफ जब चलते हैं तो यहां पर हमने एक छोटी सी डेफिनेशन इसके अंदर पढ़ी थी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या पढ़ा था हमने यहां पर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमने ये पढ़ा था कि वहां पर क्या हो जाता है साइज अचानक से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, सडनली साइज डिक्रीज हो जाता है। तो दैट मीन्स कि जब भी हम 4D से 5D की तरफ जब चलते हैं तो साइज क्या हो जाता है वहां पर डिक्रीज हो जाता है, किसके कारण, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, चाहे आप लेफ्ट टू राइट मूव करो चाहे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज के अंदर क्या मिलती है हमें, वेरिएबल मिलता है। ठीक है, 3D से 4D की तरफ जब चले साइज इंक्रीज हुआ, 4D से 5D की तरफ जब चले साइज अगेन क्या हो गया आपका डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए ओवरऑल क्या निकला कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका साइज क्या रहता है, हमेशा वेरिएबल रहता है, कोई फिक्स ट्रेंड यहाँ पर कोई फॉलो नहीं होता, साइज घटता बढ़ता रहता है। ओके, तो ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, आप यहां पर लगाओगे मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। ठीक है, गैसियस एटम के अंदर से आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा साइज की। ठीक है, साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, अगर हम किसी एटम का साइज को इंक्रीज करते हैं या कहीं पर साइज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अगर कहीं पर साइज आपका डिक्रीज होगा, कहीं पर एलिमेंट का एटम का साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन जो होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ये डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर ज्यादा होगा, देखो आपके पास एक ये एटॉमिक साइज है
और एक ये एटॉमिक साइज छोटे वाला है, ठीक है। इसका ये न्यूक्लियस है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन। अब देखो इन दोनों बीच में क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। अब हमने क्या देखा कि जो बड़ा एटम जो होता है इनके बीच में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अब डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पर लो, अट्रैक्शन क्या रहेगा यहाँ पर लो। परंतु डिस्टेंस अगर कम है तो अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर, इसके कंपेरेटिवली यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है, और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको कम एनर्जी लगानी पड़ती है क्योंकि अट्रैक्शन कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसलिए बोला कि अगर आप साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर साइज इंक्रीज होता है तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर साइज डिक्रीज होता है तो IE की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। देखो बात करते हैं 3D सीरीज से। 3D सीरीज के अंदर स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज, फिर आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और यहां पर था जिंक। ठीक है, हमने क्या देखा था कि स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जब चले थे तो साइज के अंदर क्या चेंज आया था, यहां पर साइज क्या हुआ था, इनका डिक्रीज हुआ था। स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ साइज डिक्रीज हुआ था। क्यों डिक्रीज हुआ था? क्योंकि यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ था, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ था, जिसके कारण साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। न्यूक्लियस ने आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, यहां पर इंक्रीज होती है। तो स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जब हम चलते हैं तो आयोनाइजेशन की एंथैल्पी क्या होती है, हमारी वहां पर इंक्रीज होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम आयरन से निकल, आयरन कोबाल्ट निकल के यहां पर देखते हैं तो साइज क्या होता है इनका, सेम। साइज क्या हो जाता है, सेम रहता है। अगर साइज सेम रहता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या रहेगी बेटा, यहां पर सेम रहेगी। क्या रहेगी, ये सेम रहती है क्योंकि साइज के अंदर ही चेंज नहीं आता। तो और यहां पर और क्या होता है, देखो यहां पर क्या होता है कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू इक्वल हो जाती है किसके, स्क्रीनिंग पावर के। ठीक है, जिसके कारण हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो क्या रह जाती है, यहां पर कांस्टेंट हो जाती है, सेम रहती है। आगे देखो जी, कॉपर से जिंक। कॉपर से जिंक के अंदर हमने क्या देखा कि जो साइज होता है वो क्या होता है, यहां पर इंक्रीज होता है। अब अगर मैं किसी से पूछता हूं कि जी साइज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नॉर्मल सा क्या हम क्या जवाब देंगे कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने बताया था, सर बोलो, है ना, बोलो कि जी आपने तो बताया था कि जब साइज इंक्रीज होता है तो IE की वैल्यू डिक्रीज होती है। बट नहीं बेटा, ऐसी कोई यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D 10 4s1, और जिंक के लिए क्या होगा, 3D 10 4s2। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 30। हमने देखा कि पहले s में केवल एक इलेक्ट्रॉन था, फिर s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर 2। दैट मीन्स ये तो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है ना, ये तो ज्यादा स्टेबल है। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब कि जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान तो नहीं होगा, है ना, नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो ज्यादा स्टेबल है। एक स्टेबल एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर जब कॉपर से जिंक की तरफ हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन की एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, इंक्रीज। क्यों? ड्यू टू, लिख लो, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Zn। ठीक है,
जिंक की ज्यादा स्टेबिलिटी होने के कारण। ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होती है? क्योंकि Zn का d भी फुलफिल्ड होता है और s ऑर्बिटल भी फुलफिल्ड होता है, दोनों फुलफिल्ड होने के कारण जिंक मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉपर, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना डिफिकल्ट होगा। तो यहां पर हमने देखा स्कैंडियम से मैंगनीज तक नॉर्मल रूल फॉलो होता है। नॉर्मल रूल कैसे? कि यहां पर साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन की एंथैल्पी इंक्रीज होगी। कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट और निकल के लिए साइज सेम रहता है तो Ie की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी? इनकी सेम रहेगी। कॉपर से जिंक की तरफ जब मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए थी, परंतु होता क्या वहां पर ये इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि डी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो डी के जो ऑर्बिटल होते हैं जिंक के अंदर, डी का और एस का जो ऑर्बिटल होता है वो फुली फिल्ड हो जाता है एज कंपेयर टू कॉपर, जिसके कारण हम क्या बोलेंगे कि जिंक जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉपर, और जिंक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉपर। क्लियर है ये? तो आगे देखो, 3D से हम 4D की तरफ जब भी चलते हैं तो 3D से 4D की तरफ जब हम चले आगे तो साइज के अंदर क्या चेंज आया था? साइज हमारा यहां पर इंक्रीज हो गया था, है ना, साइज बढ़ गया था। और अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? यहां पर डिक्रीज हो जाती है, वैल्यू डिक्रीज। 4D से हम चलते हैं 5D की तरफ। जब 4D से 5D की तरफ जब हम चलते हैं तो साइज क्या हुआ था? यहां पर डिक्रीज हो गया। अगेन साइज क्या हो गया हमारा? डिक्रीज। साइज डिक्रीज हुआ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? यहां पर इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है ना? 3D से 4D की तरफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, 4D से 5D की तरफ आयोनाइजेशन की एंथैल्पी क्या होती है? यहां पर इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? तो ये तो था एक डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर क्या चेंज आता है। अगर ये बोल दे कि आउट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट किनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट, एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? रीजन है उसके लिए भी। यहां पर पहली बात तो क्या होता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका स्मॉल साइज होता है। जो डी ब्लॉक होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका साइज क्या है? छोटा है। सेकंड बात क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? उनका ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होंगे? हम बोलेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। क्लियर है? इज इट क्लियर? उतारो एक बार जल्दी से, फास्ट। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर, मेटालिक करैक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं? यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि आउट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट भी मेटल की तरह बिहेव करते हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट को भी हम मेटालिक बोलते हैं, तो कहता है कि इन दोनों के अंदर से मेटालिक करैक्टर किसके अंदर ज्यादा होता है। अब आप एक बात बताओ, देखो मैंने यहां पर बोल दिया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट हैव लो मेटालिक करैक्टर, लो मेटालिक करैक्टर देन
एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका मेटालिक कैरेक्टर एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरेटिवली कम होता है। क्यों होता है कम? पहली बात, उनका साइज स्मॉल होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज छोटा होने के कारण। और क्या रीजन बताओगे आप इसका? ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, साइज छोटा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन, अब देखो मेटलिक कैरेक्टर किसे कहते हैं? देखो कोई भी चीज मेटल कब होती है? हम किसी को मेटल कब बोलेंगे? जब वह इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। जब वह इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि वो क्या है? आपका मेटल है। अभी हमने देखा कि जो डी, ये मान लो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब साइज के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है ना, एस का ज्यादा साइज है, डी का साइज थोड़ा छोटा है, तो दैट मीन्स डी की जो न्यूक्लियस होती है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में ज्यादा ध्यान रखता है, ठीक है ना, ज्यादा ध्यान रखता है, इस आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने से रोक देता है, जिसके कारण डी ब्लॉक एलिमेंट इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाते। परंतु एस ब्लॉक एलिमेंट और न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, ज्यादा डिस्टेंस है, और ज्यादा डिस्टेंस से तो क्या करता है, ये न्यूक्लियस जो होता है इस आउटर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा ध्यान नहीं रखता, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक लापरवाही इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहां से इजिली यहां से बाहर निकल जाता है, और दैट मीन्स कि जो एटम होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर देता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज करने की टेंडेंसी एस के अंदर ज्यादा है, और डी के अंदर उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कम है। इसका मतलब डी इज लेस मेटालिक देन एस, ठीक है ना, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रेटर देन डी ब्लॉक एलिमेंट मेटालिक कैरेक्टर के अंदर, ओके। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कम मेटालिक कैरेक्टर होता है। रीजन अगर आपसे कोई पूछता तो हम क्या बताएंगे कि उनका साइज छोटा होता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं इसके मेटालिक कैरेक्टर, आपका हो गया है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी हम किस तरह से करेंगे? तो देखो हम यहां पर एक बात लिख देते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एस ब्लॉक के कंपैरेटिवली वो एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होता है, ठीक है ना। ज्यादा क्यों होता है? अब देखो होता क्या है, मान लो कि मैं यहां पर क्या लिखता हूं, सोडियम लिख दिया मैंने। सोडियम एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 11। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसके लिए? कॉन्फ़िगरेशन यहां पर बन जाती है इसकी, कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो सोडियम के पास कितना है? यहां पर सोडियम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक और सोडियम एलिमेंट एटम होगा उसके पास भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके यहां पर इसके बीच में क्या बन जाता है? केवल एक मेटालिक बॉन्ड। यहां पर क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यहां पर इनके बीच में कि एक मेटालिक बॉन्ड बन जाता है, अपने पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको शेयर कर लेते हैं और इनके बीच में क्या बन जाता है? एक मेटालिक बॉन्ड बन जाता है। अगर ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं किसी ट्रांजिशन एलिमेंट की, लेट हम बात कर लेते हैं यहां पर वनेडियम की, ठीक है। अब वनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 23 है, तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 3d3 4s2। इसका मतलब कि इसके अंदर क्या है? देखो इसके पास 1 2 3 और s में कितने इलेक्ट्रॉन? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है ये, इसके पास जो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल है ये तो है ही है, साथ में क्या इसके पास यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल भी होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? देखो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होगा ये तो क्या करता है, यहां पर ये तो बना लेता है इसका मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। एस ब्लॉक
कि s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो क्या बना लेंगे यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड, और यहाँ पर जो ये जो बॉन्ड इसके जो खाली पड़े हैं, ये जो ऑर्बिटल जो इसके यहाँ पर खाली पड़े हैं, ये कैसा बना लेते हैं यहाँ पर, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो वैनेडियम जो होता है इसके साथ यहाँ पर एक मेटालिक बॉन्ड तो जो बनता है, साथ के साथ क्या होता है इसके पास यहाँ पर पार्सली फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके एक एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर कौन से बॉन्ड बनेंगे, मेटालिक बॉन्ड भी बनेगा, प्लस और कौन सा बॉन्डिंग बनती है इसके अंदर, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बन जाती है। दोबारा देखो, डी ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट के पास केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसके पास ऐसा कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है जो खाली हो और साइड बाय साइड यहां पर ओवरलैपिंग कर ले, जिसके कारण एस ब्लॉक एलिमेंट में केवल एक सिंगल बॉन्डिंग बनती है जो क्या होती है यहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग। परंतु एस ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग बनाने के लिए एस ब्लॉक काफी है, परंतु साथ के साथ जो पार्सली फील्ड जो डी ऑर्बिटल होता है वो भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके यहां पर और क्या बना लेता है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग बनानी शुरू कर देता है, जिसके कारण यहां पर टोटल रिजल्टेड क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग के साथ साथ इसके अंदर और कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब देखो इसका तो केवल एक बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है, यहां पर कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, 1 2 3 बॉन्ड, तो दैट मीन्स कि 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या होगा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और देखो इसका भी हम देखते हैं, जो जिंक होता है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। उसका रीजन क्या है कि जिंक की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो कितना बनता है उसका 3d10 और 4s2 ना, यहां पर डी पार्सली फील्ड है ना एस के अंदर कोई ऑर्बिटल खाली है, तो जब डी कंप्लीटली फुल फील्ड है तो ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, जिसके कारण जो जिंक होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रह जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और इजिली हम जिंक को इजिली डिस्टिल्ड भी कर सकते हैं। जिंक को हम आसानी से डिस्टिल क्यों कर सकते हैं, कि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है, एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने में नाकामयाब रहता है, जिसके कारण इसके अंदर इसको तोड़ने के लिए, इसके एलिमेंट को दूर करने के लिए हमें काफी कम एनर्जी की जरूरत होती है। तो हम इसको इजिली क्या कर सकते हैं, डिस्टिल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इसको डिस्टिल्ड कर सकते हैं। क्लियर, उतारो फटाफट। ओके, हो गया। तो अब हम बात करेंगे, आई होप आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा ना, समझ में तो आ रहा होगा। तो आप ना साथ के साथ कॉपी के ऊपर उतारते रहो और अपने नोट प्रिपेयर करते रहो। आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जाम के अंदर नहीं मिलेगा जो इस वीडियो के अंदर नहीं हुआ होगा। ठीक है, सभी के सभी कॉन्सेप्ट, आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो सभी हम यहाँ पर आपको कवर अप करवा देंगे। उसके बाद आता है भैया एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक, किसी को स्पीड कम लग रही है तो अपनी स्पीड को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं वीडियो के अंदर। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मींस क्या होता है, देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी सॉलिड मेटल को उसके गैसीय वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, किसी मेटल को उसकी गैस के वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड मेटल टू इट्स वेपर फॉर्म। ठीक है,
सॉलिड मेटल को उसकी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब देखो आपके पास एक मेटल होगी, ये आपके पास कोई मेटल का हम एक क्रिस्टल यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक मेटल का क्रिस्टल बना लिया। अब अगर मैं इस सॉलिड मेटल क्रिस्टल को एक वेपर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं, दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट मींस इसके बीच का जो बॉन्डिंग जो है, इस सारी सारी बॉन्डिंग को हमने खत्म करना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, इन सभी बॉन्ड को यहां से क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा। ये सभी बॉन्ड ऐसे तोड़ने पड़ेंगे। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए दैट मींस हमें इतना भी पता होगा कि जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, जितने ज्यादा बॉन्ड है उतने ही ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी जितने ज्यादा उसके अंदर बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अब बॉन्डिंग किसमें ज्यादा प्रेजेंट होगी, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर ज्यादा बॉन्डिंग होगी, और जिसके अंदर ज्यादा बॉन्डिंग होगी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। दैट मींस उसके लिए क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगी, ज्यादा रहेगी। उसके लिए क्या रहेगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उसके लिए क्या रहेगी, यहां पर ज्यादा रहेगी। क्लियर है, तो समझ गए होंगे। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसी सॉलिड क्रिस्टल को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस पर डिपेंड करती है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नंबर ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उसको तोड़ने के लिए उतने ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा। परंतु ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड कब बनेंगे, जब किसी मेटल के पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट मींस उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगी। क्या होगी, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होती है। दैट इज किसके ज्यादा होगी, वो क्रोमियम के केस में क्रोमियम की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होती है क्योंकि इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कैसे, ये देखो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 5, 1 2 3 4 5। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर केवल 1 है तो 1 आ गया। तो टोटल कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो क्रोमियम के पास कुल 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हम बोलेंगे कि क्रोमियम जो होगा इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फॉर क्रोमियम क्या होगी, वो हाई होगी, ज्यादा होगी। क्लियर, अंडरस्टैंड, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, जल्दी उतारो इसको। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। अब इसको क्लियर कर दें। ओके, हम इसको साफ करते हैं। तेरी नजरों में वो जादू है कि जिसे देख हम पागल हो जाते हैं। तो आइए अगला हम यहां पर कॉन्सेप्ट करके देखते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा इसका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, हम 2 प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। एक तो क्या होता है आपके पास डायमैग्नेटिक, एक तो हमारे पास होते हैं कंपाउंड, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है ना, कुछ कंपाउंड डायमैग्नेटिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म के अंदर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में ना हो।
दैट इज सारे सारे इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म के अंदर हो, पेयर्ड हो, सभी इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो, पेयर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो, इस तरह से, ठीक है। यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, दैट मींस हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा कंपाउंड होगा कैसा होगा आपका, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। कैसा कंपाउंड होगा आपका ये, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे वहां पर, अनपेयर फॉर्म के अंदर होंगे। इवन चाहे आपका केवल एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अनपेयर फॉर्म के अंदर पड़ा हो, हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स, गिवन कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, अगर किसी भी एलिमेंट या किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे इसको कैसा, वो डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक, मान लो कि वो क्या आपका अनपेयर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट होगी, उसकी कोई ना कोई तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट होगी। तो हम उसको किस तरह से निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू में n+2 बोहर मैग्नेटोन, Bm, ये यूनिट होती है। जहां पर n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है अनपेयर, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को। Bm क्या यहाँ पर यूनिट है, बोर मैग्नेटोन। मैग्नेटिक मोमेंट को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू के साथ। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, म्यू के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये था इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर अपने केवल इतना ही देखना होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन मान लो कि आपके पास इस तरह से आ गया कि जी भैया आप ये बताओ, आउट ऑफ टाइटेनियम 3 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव, इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है और कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो देखो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का ऊपर देखो, आप पहले देखो टाइटेनियम एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका बेटा, 22 होता है। तो लिखेंगे हम इसका कि 3d2 4s2। बनाना क्या है आपने इसको, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, दैट मींस इसमें से अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। एक दो तो हम कैसे निकाल देंगे, s का, और एक इसमें से निकल जाएगा आपका d में से, तो क्या बचेगा 3d1 4s2। इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। अब देखते हैं कॉपर के केस में, कॉपर कितना होता है 29, कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी 3d10 4s1। चाहिए क्या आपको, कॉपर 2 पॉजिटिव, क्या बनेगा यहाँ पर बनता है 3d9 4s0। 3d9 दैट मींस इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये दोनों कैसे आपके डायमैग्नेटिक, कैसे आपके ये सारे दोनों डायमैग्नेटिक इन नेचर होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन आपके एटम के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कैसा आपका वो कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो क्या बोलोगे आप उसको, डायमैग्नेटिक। ओके, अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसके अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट जरूर मिलेगी। उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, n इंटू में n+2, n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटोन। जहां पर n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, और मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, म्यू के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है ना, समझ में आ गया, काफी आसान सा था। ओके, साफ करते हैं इसको। तो ये थी हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अभी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और रहती हैं जो कि हम अगली वीडियो के अंदर लेके आएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन फिजिकल प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज निकल कर आते हैं, इसलिए हम उनको एक अलग से वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे। ओके, तो तब तक आप इसको अच्छे से देखना। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं दोबारा।